कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर से 2005 में परिता मोती नाम की 28 साला लड़की अगवा हो जाती है। नाज़रीन ग्रामी, कौन था जिसने उसको अगवा किया, चले जाके जानने की कोशिश करते हैं। परिता मोती नाम की एक लड़की एक कंपनी में काम करती है, जिसकी काम की टाइम रात 2 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक होती है। अब कंपनी ने 2 बजे कोई सवारी तो होती नहीं जिसके ऊपर बैठ के लड़कियां काम के ऊपर आ सके, क्यों उन लोगों ने कैब कार लगाई होती है, कार या बस वगैरह आके उनको पिक करती है। ऐसे ही उस रात भी एक कैब कार आती है कंपनी की, आके प्रीता नाम की लड़की को वो गाड़ी में बैठाते हैं और ले जाते हैं। अब उसका रूटीन ये होता है कि वो लड़की शादीशुदा होती है, अपने ससुराल में होती है। काम पे जाने से पहले वो डेली रात को अपनी माँ को फ़ोन करती है कि मैं काम के लिए तैयार हो चुकी हूँ, और काम पे चली जाती है। जब काम के ऊपर चली जाती है तो वहाँ पे जाके वो मैसेज करती है अपनी माँ को कि मैं काम के ऊपर पहुँच गई हूँ। अब घर में कौन कौन होता है? एक माँ होती है और एक बेटी होती है। बेटी की शादी हो चुकी होती है, वो अपने ससुराल में होती है, पीछे उसकी माँ घर में अकेली रह रही होती है। बाप जो उसका होता है वो बचपन में ही वफात पा चुका होता है। यूँ खाली सब कुछ छोड़ छाड़ के एक माँ ही होती है जिसने घरों में मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया होता है और इस काबिल किया होता है कि वो अच्छी जॉब कर सके। अब माँ जो होती है, उस रात माँ को भी नींद आ जाती, वो सो जाती, सुबह उठ के देखती कि बेटी का मैसेज नहीं आया। कंपनी पहुँचने के बाद वो अपने जवाई को फ़ोन करती कि बेटा, तुम्हारी बीवी पहले तो मुझे मैसेज करती कंपनी पहुँचने के बाद, लेकिन आज मैसेज नहीं आया। वो आगे से कहता है कि अम्मा पता नहीं, काम पे ही वो रात को गई है तो काम पे ही होगी, आने वाली होगी। लेकिन उसकी माँ कंपनी फ़ोन करती, कंपनी का नंबर भी उसकी माँ के पास होता है। कंपनी फ़ोन करती, लेकिन कंपनी वाले कहते हैं आज तो प्रीमाता आई नहीं काम पे ही। तो वो हैरान रह जाती है, वो फ़ौरन अपने जवाई को साथ लेती है और पुलिस थाने में चली जाती है। जाके एफआईआर दर्ज करवाती है कि मेरी बेटी यूँ काम के ऊपर गई थी, रात 2 बजे उसकी मुझे कॉल आई है, लेकिन काम के ऊपर जाने के बाद वापस ही नहीं आई। पुलिस वाले फ़ौरन, एक चूँकि लड़की अगवा हुई थी और बड़ी कंपनी की एम्प्लॉई अगवा हुई थी, इसलिए कंपनी फ़ौरन ढूंढना शुरू कर देती है। और किसी न किसी तरह ये बात मीडिया में भी लीक हो जाती है कि इतनी बड़ी कंपनी की एक ऑनर काम करने वाली लड़की अगवा हो चुकी है, और कंपनी ने कोई सिक्योरिटी का ख़ास इंतज़ाम भी उनके लिए नहीं कर रखा था। यूँ नाज़रीन ग्रामी, ये ख़बर इंटरनेशनल मीडिया में न्यूज़ बन के चलना शुरू हो जाती है। अब कंपनी में पुलिस जाती, सारी पूछ-गछ करती है कि उस रात कौन कौन बंदे कैब लेके गए थे। सारे ड्राइवरों को हाज़िर नाज़र किया जाता है, सबसे पूछ-गछ होती है। पता चलता है जी किन किन ड्राइवरों ने छुट्टी करी थी, उन ड्राइवरों का सारा डाटा निकलवाया जाता है, कॉल हिस्ट्री निकलवाई जाती है, सब के बारे में मालूमात ली जाती है। तो एक शिव कुमार नाम का बंदा सामने ड्राइवर आता है, उसने लास्ट दफ़ा कॉल करी होती है, वो भी कैट कप का ही होता है, उसी कंपनी की कैट गाड़ी चला रहा होता है। वो भी पिकअप एंड उतारता और चढ़ाने वाला काम कर रहा होता है। तो होता भी कुछ यूँ है कि ये जो किशन कुमार होता है, इसको भी प्रीमातम जानती होती है, और जितने भी ड्राइवर कंपनी के होते हैं सबके नंबर उसके पास होते हैं, और सारे दीदी करके उसे बुलाते हैं, वो भी सबको जानती है। इसलिए कोई भरोसेमंद ही आदमी था जिसके साथ वो बैठ के चली गई, क्योंकि रात 2 बजे अगर किसी ड्राइवर ने फ़ोन करके बाहर बुलाया कि दीदी बाहर आ जाओ मैं आ गया हूँ, तो वो जानने वाले बंदे के साथ ही गई होगी, किसी अनजान बंदे के साथ तो गई नहीं होगी। इस वजह से पुलिस वालों को जो शक था वो ड्राइवर के ऊपर था, और ड्राइवर को भी फ़ौरन पुलिस वालों ने ड्राइवर के रिश्तेदारों से पता करना शुरू कर दिया। तो किसी ने बताया कि हमें नहीं पता वो किधर है। अब ड्राइवर के बारे में मालूमात हासिल करी गई तो पता चला जी कि ड्राइवर जो है, उसकी बीवी 10 दिन पहले लड़ाई झगड़ा करके अपने मायके के ऊपर गई चली है, अपने माँ बाप के पास, और 7 माह की वैसे भी वो हामला थी। तो ड्राइवर घर में अकेला है। अब पुलिस वाले सोचते हैं कि ड्राइवर ने, ज़ाहिर बात है वही ड्राइवर ले गया लड़की को, तो उसने लड़की के साथ कुछ ऐसा वैसा करने के बाद अब घर में तो बैठा नहीं होगा कि घर में बैठ के पुलिस वालों का इंतज़ार करे, इसलिए वो कहीं पे चला गया होगा। तो पुलिस वाले घर में उसका खैर पता करने नहीं जाते। यूँ करते कराते पूछते पछाते 2 दिन गुजर जाते। 2 दिन बाद पुलिस वाले सोचते हैं कि चले उनके घर में तो एक दफ़ा जाके पता करें कि हो सकता है किशन कुमार के कुछ हमसाई बता सकेंगे वो इसको इधर लेके आया था, या क्या सीन था या क्या सीन नहीं था। ये सोच के पुलिस वाले उसके घर जाते हैं, तो देखते हैं कि घर में तो ताला ही नहीं लगा हुआ। वो जाके उसका घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो आगे से पुलिस वालों को मज़ीद हैरानगी का झटका तब लगता है जब दरवाज़ा खोलने वाला कोई और नहीं बल्कि शिव कुमार खुद ही होता है। शिव कुमार बाहर आता है, पुलिस वाले उससे पूछते हैं, हाँ भाई प्रीतम मोती किधर है? शिव कुमार कहता है कि मुझे क्या पता वो किधर है भाई, मैं तो अपने घर में हूँ। तो वो कहते हैं कि 2 दिन से तू ऑफिस क्यों नहीं आ रहा, छुट्टियाँ क्यों कर रहा है? उसने बोला ऐसे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं छुट्टी इसलिए कर रहा था।
पुलिस वाले पूछते हैं कि तूने ही लास्ट दफ़ा उसे कॉल करी थी, तेरी आखिरी कॉल उसके साथ थी, तो तू हमें सच सच बता दे कि वो किधर है। वो कहता है कि भाई मैंने उसे लास्ट दफ़ा कॉल करी थी, मेरी उससे वैसी बात हुई थी, मैं तो उसको लेने भी नहीं गया, मेरा कुछ उसके साथ इस तरह का चक्कर वक्कर भी नहीं था कि मैं उसे लेने जाता, मैं तो छुट्टी के ऊपर था। पुलिस वाले कहते हैं कि नहीं हमें पता है कि तूने। वो कहता है अगर मैं होता तो मैं भागना जाता, घर क्यों बैठा रहता, मैं तो घर बैठा हूँ अपनी, और टीवी पे मैं न्यूज़ भी सुन रहा हूँ। पुलिस वालों के पास खैर पुख्ता सबूत होता है, क्योंकि कॉल रिकॉर्डिंग लास्ट टाइम की कॉल उसकी होती है, पुलिस वालों के पास ये डाटा होता है। इस बेस के ऊपर पुलिस वाले उसे उठा लेते हैं, जाके मारना पीटना शुरू कर देते हैं, इंटेरोगेशन करते हैं, अपने तरीके से पूछते हैं, काफ़ी उसको डंडा चार्ज करते हैं। लेकिन बंदा चूँकि पक्का था, नहीं माना भाई, कहता मैंने कुछ नहीं किया भाई। उसको भी पता था कि पुलिस वालों के पास कोई ख़ास सबूत तो मेरे ख़िलाफ़ है नहीं। तो पुलिस वालों ने सोचा कि यार शायद हमने किसी गलत बंदे को उठा लिया, कि ये इस तरह नहीं हो सकता। 13 दिसंबर को ये सीन हुआ था। बात करते कराते 15 दिसंबर आ गई। सोचा 16 दिसंबर को इस बंदे को छोड़ देंगे, 15 दिसंबर की रात को एक दफ़ा आखिरी दफ़ा पूछेंगे। 13 दिसंबर तक तो मारपीट करते रहे। 15 दिसंबर की रात 3-4 पुलिस वाले गए और जाके उनको बोला कि देखे, प्यार मोहब्बत से इस दफ़ा बात करी कि देखो भाई शिव कुमार साहब, हमें पक्का पता चल गया कि लड़की तुमने ही गायब करी है, तो तूने उसके साथ जो कुछ भी किया हमें बता दो, तो हम तुझे छुड़वा देंगे, कम से कम सज़ा वगैरह होएगी। प्यार मोहब्बत से बात की तो बंदा टूट गया, मान गया, कहता जी ठीक है मैं बता देता हूँ मैंने किया। दूसरी तरफ मीडिया भी बेताब थी बयान लेने के लिए, तो पुलिस वालों ने पूछा कि बताओ कैसे किया। वो कहता जी मैंने उस दिन प्रीता मोती को कॉल करी कि दीदी बाहर आ जाओ। वो बाहर आ गई, चूँकि मेरी बीवी मुझसे लड़ाई झगड़ा करके नाराज़ होके गई थी, इसलिए मेरे अंदर हवस भरी जा चुकी थी, तो हवस की मारा मैं अंधा हो चुका था। और दूसरा, मैंने 3-4 और भी लड़कियों को रब्ता किया कि मैं आपको लेने आ रहा हूँ, लेकिन किसी के साथ कुछ इस तरह का हो ना सका कि मैं किसी को लेने जा सकता था, ना ही छुट्टी के टाइम कोई मेरे काबू आ रही थी। तो मेरा ज़हन में इसका ख्याल आया, मैंने इसको बोला तो इसके ज़हन में शक नहीं गया, इसने बोला कि ठीक है आ जाओ। मैं इसे लेने गया। उस रात ये मेरे साथ गाड़ी में बैठी और गाड़ी में बैठ कर सो गई। रास्ते में एक दफ़ा मैं किसी और रोड के ऊपर गाड़ी लेके जा रहा था कि ये 2-4 मिनट बाद उठी। इसने बोला कि ये वो रास्ता तो नहीं है कि जो हमारे दफ्तर को जाता है। तो मैंने बोला कि रास्ते से एक और सवारी उठानी है, उसकी भी कैब ख़राब होगी, इसलिए वो भी मुझे ही उठानी पड़ेगी, तो एक वर्कर, तो इसलिए इस रास्ते पे जा रहा हूँ। तो इतने में मैंने चाकू निकाला, मैंने चाकू रख दिया उसके पेट के ऊपर कि अगर तूने कुछ शोर मचाई या हरकत की तो मैं तुझे मार डालूँगा। ये सोच के मैंने गाड़ी एक साइड के ऊपर रोकी। इतने में एक पुलिस की कार हमारे पास आ गई, तो वो उसकी जान में जान आ गई कि पुलिस आ गई, अब तो ये पकड़ा जाएगा। लेकिन मैंने एक हाथ से उसका मुंह दबाया, दूसरे हाथ से बोला कि तूने कोई अगर हरकत की तो चाकू तुम्हारे पेट में घुसा दूँगा, फिर मैं चाहे पकड़ा भी जाऊँ। खैर पुलिस वाले आए, आके उन लोगों ने हमें नहीं देखा, उन लोगों ने सोचा शायद वैसे कोई गाड़ी खड़ी है, वो पास से गुजर गए। उसके बाद मैंने उसके साथ अपनी हवस पूरी करी। मैंने 2-3 दफ़ा उसके साथ अपनी जो ज़्यादती करनी थी करी। करने के बाद मैंने उसका गला काटा, गला काट के फलां गंदे नाले में फेंक दिया। पुलिस वाले उसे साथ लेते हैं, उस गंदे नाले के पास जाते हैं, वो इशारा करता है, पुलिस वालों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, एक लाश उससे बरामद हो जाती बोरे में बांधी हुई, उसको बाहर निकालते, हॉस्पिटल ले जाते, माँ को फ़ोन करते, माँ आती, माँ की क्या हालत होगी सोचो, जिसकी एक ही बेटी और बुढ़ापे का सहारा, और उसको भी 3 दिन गंदे नाले में पानी के अंदर रखा गया, तो उसकी लाश की क्या हालत हो चुकी होगी। माँ आते ही आते रोती, पहचान लेती कि मेरी बेटी है। शोहर को भी बुलाया जाता है, वो भी पहचान लेता है कि मेरी बीवी। खैर उसका बयान रिकॉर्ड करवा लिया जाता है। रिकॉर्ड करने के बाद सेशन कोर्ट में 5 साल तक उसका केस चलता रहता है। होता कुछ यूँ है कि शहादतें लगती हैं, जो भी होता है, दफ़ा लगती हैं, तो जज चेंज हो जाते हैं। ऐसे चलते चलते 5 साल लग जाते हैं। उसके ऊपर 3 FIR होती, 376 की यानी ज़िना की, 365 की यानी अगवा की, 302 की यानी मर्डर करने की। यूँ नाज़रीन ग्रामी 5 साल बाद उसे सज़ा होती है। 376 में से सज़ा होती है 10 साल कैद बामशक्क़त और 50,000 रुपया जुर्माना। और 376 की ये सज़ा होती है, 365 की सज़ा होती है 10 साल कैद बामशक्क़त और 10,000 रुपया जुर्माना। और 302 की सज़ा उम्र कैद बगैर किसी पे रोल के, यानी कि उसकी पूरी उम्र जेल में कटेगी और ज़मानत के ऊपर भी वो बाहर नहीं आ सकता। ये इसकी सज़ा होती है। ये अपनी सज़ा 2010 में आके हाई कोर्ट में चैलेंज कर देता है। हाई कोर्ट उसकी सज़ा फिर भी बरकरार रखती है। 2014 में आके वो अपनी सज़ा जो होती है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देता है। सुप्रीम कोर्ट उसकी सज़ा को चेंज कर देती है। जो उसकी सज़ा 376 की होती है, 10 साल
تو قید بمشقت اور 50,000 روپے جرمانہ وہ بھی برقرار رکھی جاتی ہے۔ 365 کی جو سزا ہوتی ہے 10 سال قید بمشقت اور 10,000 روپے جرمانہ وہ بھی برقرار رکھی جاتی ہے، اور اگر یہ پیسے نہیں بھرتا تو 2 سال مزید سزا اور 30 سال عمر قید کے لیے، کہ 30 سال بعد اس کی جو سزائے موت کا ہے جو سزا ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ 30 سال بعد عدالت بولتی کہ اس کا پہلے کوئی مجرمانہ ریکارڈ نہیں ہے، لہٰذا اسے ایک موقع دینا چاہیے، ہر انسان کو ایک موقع سدھرنے کا دینا چاہیے۔ 30 سال بعد اسے بھی رہا کر دیا جائے گا، اگر یہ سدھرنا چاہے تو سدھر جائے گا۔ آج 2024 ہے، 2005 کا یہ واقعہ ہے، ابھی بھی اس کے 12-13 سال پڑے ہوئے ہیں سزا کے، اس کے بعد وہ باہر آئے گا۔ لیکن اس لڑکی کا تو پوری زندگی تباہ ہو گئی نا، وہ تو موت کے منہ میں چلی گئی، اور اس کی ماں کی بھی زندگی خراب ہوگی کہ جس لڑکی کو اس نے لوگوں کے گھر کام کاج کر کر کے اتنی محنت مشقت کے ساتھ پڑھایا لکھایا، اس قابل بنایا کہ وہ ایک بڑی کمپنی میں کام کر سکے، اور ایک کیب ڈرائیور اٹھنے کے بعد اس نے زنا کرا، زنا کرنے کے بعد اس کی زندگی نکل گیا۔ زندگی نکلنے کے بعد عدالتیں آج اسے چھوڑ بھی رہی ہے، 30 سال کی وہ قید کاٹے گا، باہر آ جائے گا، باہر آنے کے بعد پھر وہ کسی کے ساتھ زنا کرے، قتل کرے، پھر اندر چلا جائے۔ تو حکومتوں کو اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے، کچھ خاص ایکشن لینا چاہیے، لیکن آج بھی اس کی ماں عدالتوں کے دھکے کھا رہی ہے اور مسلسل رول رہی ہے، اور آگے اس کی زندگی کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہونا ہے، یہ تو آنے والے وقت میں ہی پتہ چلے گا۔ مجھے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔